हेलो फ्रेंड्स, आई लास्ट क्लास को सबने आपको होमवर्क दिया था। अच्छी बात है कि सारे बच्चों ने वो होमवर्क किया और ऑलमोस्ट सबके को आंसर करेक्ट थे। ये बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। एक दो बच्चों की थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, इसलिए आइए जरा हम लोग थोड़ा क्रॉस टैली कर लेते हैं लास्ट क्लास के होमवर्क को, फिर आगे की बात भी करेंगे। तो चलिए जरा निकालिएगा होमवर्क। कुछ हमने ट्रांजेक्शन्स दिए थे आपको, जिसमें हमने दिया था कि उसको क्रेडिट डेबिट करना है आपको। तो निकालिए जरा। मैंने भी निकाल दिया। कुल 7 ट्रांजेक्शन्स थे जिसका डेबिट क्रेडिट करना था। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर 1 था परचेज मशीनरी इन कैश। फर्स्ट था हमारा परचेज मशीनरी इन कैश। ये तो बहुत आसान था, सबने ठीक किया था। इसका पहले 2 अकाउंट कौन कौन सा होगा? तो एक होगा मशीनरी अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। ठीक, मशीनरी आपका रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। मशीनरी परचेज हुआ इसलिए आया है, तो मशीनरी आया तो डेबिट, और कैश गया तो क्रेडिट। हाँ जी, वो 3 लाइन का रूल सबको ध्यान में होगा। मैंने कहा था बहुत जरूरी है याद करने के लिए। 20 टाइम्स हमने लिखने को भी दिया था आपको। कुछ बच्चों ने तो वो भी भेजा 20 टाइम्स जो लिखा है, कुछ ने नहीं भेजा। मैं भरोसा कर रहा हूँ आपने वो लिखा होगा, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, फर्स्ट खत्म। आइए सेकेंड वन, कैश पेड टू राहुल। सेकेंड क्या था? कैश पेड टू राहुल। तो बताइए 2 अकाउंट कौन से? तो एक कैश अकाउंट तो सबने ठीक खोल लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस की यही जरूरत होती है। एक राहुल अकाउंट, कैश को रियल अकाउंट करेंगे, और ये राहुल कौन सा अकाउंट है? ये पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। ठीक, कैश पेड टू राहुल। तो यहां देखिए कैश आपका गया, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया, और रिसीवर कौन है? राहुल, इसलिए राहुल डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन था कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज। नंबर 3, कैश received from पंकज। तो आइए फिर 2 ट्रांजेक्शन, एक कैश अकाउंट और दूसरा होगा पंकज अकाउंट। ध्यान रखेंगे नाम में एक एपोस्ट्रोफिस एस लगा देते हैं हम लोग, पंकज का अकाउंट हो जाता है। ठीक, ये आदत रखेंगे आप लोग। तो कैश कौन सा? रियल। पंकज कौन सा? पर्सनल। ठीक, अब देखिए कैश रिसीव्ड हुआ, आपके पास कैश आया, इसका मतलब तो कैश डेबिट हो जाएगा। और पंकज बताइए गिवर है, देने वाला है, इसलिए पंकज को आपने करना होगा क्रेडिट। ठीक, आइए नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4 में था सोल्ड मशीनरी इन कैश। सोल्ड मशीनरी, सॉरी सोल्ड फर्नीचर है, जो है वही वर्ड यूज करेंगे। सोल्ड फर्नीचर इन कैश। तो फिर आइए इसके 2 अकाउंट, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब बताइए फर्नीचर सोल्ड हुआ यानी गया, और सोल्ड हुआ होगा तो पैसे आए होंगे, तो इसलिए बताइए कैश आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। पहले लिखना है तो लिख लीजिएगा कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और फर्नीचर भी क्या है? रियल अकाउंट है। तो देखिए कैश आया होगा तो डेबिट, और फर्नीचर आपका गया होगा, सेल हो गया, तो इसलिए फर्नीचर को करेंगे आप क्रेडिट। ठीक है जी,
आइए पॉइंट नंबर 5 था आपका इंश्योरेंस पेड इन कैश। पॉइंट नंबर 5, इंश्योरेंस पेड इन कैश। ठीक, तो दो अकाउंट खोलेंगे हम लोग, एक इंश्योरेंस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा, तो वैसे तो मैंने नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल में भी लिखाया था नॉमिनल अकाउंट, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट था कि सर क्या ये रियल अकाउंट में नहीं आना चाहिए, और बड़ा लॉजिकल डाउट है ये, और उनकी अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब बहुत बेहतर है कि हमारे हिसाब से सर इंश्योरेंस तो असेट्स है, हमारी इंश्योरेंस कराया कल को हमें पैसे मिलेंगे, असेट्स है, इस बेस पे हमारा ये रियल अकाउंट होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इंश्योरेंस आपका इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। ये नॉर्मली बिजनेस के आपने गुड्स वगैरह किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रखा है, और उस इंश्योरेंस में प्रैक्टिकली क्या होता है, आप प्रीमियम पे करते हो उससे, दैट इज योर एक्सपेंस है, उसके बदले में नॉर्मली हमें कुछ मिलने का अगर देखा जाए तो कब मिलेगा, यदि कोई एक्सीडेंटल केस हुआ तब उस समय हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर गया वो एक आपने एक सेफ्टी के लिए वो इंश्योरेंस करा रखा है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई आपकी एसेट्स नहीं है, आप प्रीमियम पे करते जाओ, खर्चे एक सेफ्टी के लिए हमने चौकीदार रखा हुआ है, और कल को जब अगर कोई घटना घटी तो पैसे मिले, उस दिन मैं उसे इनकम मान लूंगा। तो इसीलिए ध्यान रखें ये नॉमिनल अकाउंट में होगा, इसको लाइफ इंश्योरेंस ना सोचें, ये एक नॉर्मल किसी गुड्स वगैरह से रिलेटेड जिसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं उस इंश्योरेंस से रिलेटेड ये टर्म्स है। ठीक है जी, तो इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। बाकी कैश अकाउंट तो आपका रियल अकाउंट है ही। आइए अब इंश्योरेंस पेड किया तो बताइए एक्सपेंसेस हुआ इंश्योरेंस, तो डेबिट, और कैश आपका गया है इसलिए क्रेडिट। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 में क्या था, रेंट रिसीव्ड इन कैश। रेंट रिसीव्ड इन रेंट रिसीव्ड इन कैश। तो देखिए रेंट रिसीव्ड हुआ तो पहले दो अकाउंट, एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक, रेंट अकाउंट देखिए कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और कैश तो सर बिल्कुल दिमाग में चिपक गया, ये रियल अकाउंट है। फिर बताइए रेंट रिसीव्ड हुआ है तो रेंट इनकम हो गया, इनकम हो गया तो बताओ क्या होना चाहिए, क्रेडिट, और कैश आपका रिसीव्ड हुआ तो आया है तो डेबिट। ये तो पक्की बात है, एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट ही होगा। आगे बढ़े, लास्ट है इंटरेस्ट पेड इन कैश। तो आइए नंबर 7, इंटरेस्ट पेड इन कैश। इंटरेस्ट पेड इन कैश, आइए एक होगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। ठीक, इंटरेस्ट बताइए कौन सा, नॉमिनल हुआ, नॉमिनल अकाउंट, और कैश हो गया रियल अकाउंट। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। बताइए इंटरेस्ट पेड हुआ, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट, और कैश गया है इसलिए क्रेडिट। तो लगभग सबके ठीक थे, दो बच्चे का जो कुछ गड़बड़ी था वो क्रॉस चेक कर लेंगे। आई होप कि उनका क्लियर हो गया वो पॉइंट। फिर भी दिक्कत होगा तो चैट में अपना जरूर पॉइंट क्लियर करवाएंगे कि हाँ सर यहाँ मुझे अभी भी डाउट है। चलिए आइए अब आज की बात थोड़े करते हैं हम लोग। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा, हेडिंग डाल सकते हैं आप,
कैश वर्सेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश वर्सेस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। देखिए लास्ट क्लास हमने जितने भी ट्रांजेक्शंस करवाए लेन देन, वो सारे कहीं ना कहीं कैश में हो रहे थे, लेकिन बिजनेस कंसर्न में प्रैक्टिकली आपको पता है कि क्या विदाउट क्रेडिट, बिना उधार, क्रेडिट का मतलब क्या था, उधार, सक्सेसफुली बिजनेस कैरी किया जा सकता है? तो आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो पॉसिबल नहीं लगता। कस्टमर को बनाए रखने के लिए हमें उधार देना ही होता है। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। क्रेडिट का मतलब उधार ले, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या, वो उधार लेन देन। कैश का मतलब वो बिल्कुल नगद में आपने कैश पैसे लिए दिए, तो वो कैश ट्रांजैक्शन। उधार में अगर बात करते हैं तो दैट इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों के रिकॉर्डिंग में क्या फर्क है, कैसे पहचाने कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैसे पहचाने क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। तो आइए पहले एक लाइन आप लिखें, लिख लें ट्रांजैक्शंस can be made in cash or क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट में किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी बेस पे आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते चलेंगे। तो देखिए लिखें एग्जांपल 1। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट मैं लास्ट क्लास कहीं देखिए एक ही टॉपिक में लूंगा मशीनरी, और उसी पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट में ट्रांजैक्शंस दिखाऊंगा ताकि आप वैरायटी को सीख पाए। ठीक है जी। तो आइए जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, परचेज मशीनरी इन कैश, परचेज मशीनरी इन कैश। ठीक है जी। ये तो जाना पहचाना ट्रांजैक्शन है, पिछली क्लास में भी आपने ऐसा देखा था। पहले बताइए कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कैश या क्रेडिट? तो निश्चित रूप से बताइए, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन, ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन। और इसीलिए इसका अगर हम पहले दो अकाउंट खोलें तो ये तो लास्ट क्लास से सीख लिया था आपने, एक हो जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट। बात करें ये रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। परचेज किया मशीनरी, मशीनरी आया तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो मशीनरी आपका आया है इसलिए डेबिट हुआ, और कैश आपका गया है इसलिए ये क्रेडिट हुआ। ठीक, लास्ट क्लास की ही बातें हैं, ये नोट कर ले। चलिए हो गई नोटिंग। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, मैं उसी ट्रांजैक्शन को स्लाइटली चेंज कर रहा हूं। देखिए परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। आपने राम से क्रेडिट, उधार मशीनरी, हमने राम से उधार मशीनरी खरीदी। तो देखिए वर्ड क्रेडिट आगे बताइए, अब ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? तो निश्चित रूप से ये अब आपका हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बताइए समझ आ रहा है?
और एक बात याद रखेंगे, नॉर्मली जब भी उधार की बात होगी तो उधार में आपका एक पार्टी जरूर इन्वॉल्व होगा, किससे उधार लिया या किसको उधार दिया, इसका भी लॉजिक है, उसको आगे हम बात करेंगे। तो जैसे ही उधार आया, देखिए एक राम नाम का पार्टी आ गया है इसमें, तब ऐसी स्थिति में अब इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हमें दो अकाउंट देना है। तो दो अकाउंट बताइए, एक तो हमारा मशीनरी हो जाएगा, एक हमारा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा बताइए क्या मैं कैश अकाउंट लूं? नो, इस बार तो कैश का आना जाना हुआ ही नहीं है। तो कैश की जगह ये जो राम है आपका, ये राम वो अकाउंट बन के आएगा। तो यहां लिखेंगे हम राम्स अकाउंट, यानी कैश की जगह पार्टी को ले लिया जाएगा, चाहे राम श्याम मोहन जो भी पार्टी होंगे वो पार्टी ले लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये उधार ट्रांजैक्शन है, तो कैश नहीं आया, कैश की जगह कौन आ गया? यहाँ पार्टी आ गई। अब आइए मशीनरी रियल अकाउंट है, और राम बताइए पर्सनल है, इसलिए कौन सा अकाउंट? ये पर्सनल अकाउंट। किसे डेबिट किसे क्रेडिट करें? तो मशीनरी आया, इसलिए मशीनरी को डेबिट, और राम बताइए कौन है? गिवर है, देने वाला है, मशीनरी को दे रहा है, इसलिए वो हो गया क्रेडिट। ठीक है जी। तो नोट करते चलेंगे आप। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, देखिएगा ध्यान से। लिखा परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। अब देखिए पिछला ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में, पिछले में है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, और इस ट्रांजैक्शन में मैंने क्या लिखा? परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इस देखिए वर्डिंग्स को अगर ध्यान दें तो सर हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैश में हुआ या क्रेडिट में हुआ। अगर कैश में हुआ होगा तो मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट होगा, और अगर क्रेडिट है तो फिर मशीनरी अकाउंट और राम अकाउंट होगा। लेकिन इसने ना लिखा है कैश ना क्रेडिट। तो यही ध्यान दें कि यहां पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो पार्टी का नाम दिया हुआ है और यह क्लियर नहीं है कि यह कैश या क्रेडिट, तो निश्चित रूप से यह ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। हाँ, ये क्लियर कर देता कि कैसे क्रेडिट का तो बात ही खत्म। अगर क्लियर नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो फिर ऐसे में आप मान के चलेंगे कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जैसे ही आपने इसको क्रेडिट माना, अब आपके लिए आसान हो गया काम। क्या बताइए क्या करेंगे? दो अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा बताइए क्या नाम, क्योंकि ये क्रेडिट हो गया, अगर कैश होता तो यहाँ कैश लिखता मैं, राम से। ठीक है जी। बताइए ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। ये तो आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। और परचेज हुआ इसलिए बताइए ये डेबिट, और राम गिवर इसलिए क्रेडिट। बताइए समझ आ रहा है? तो एक ट्रांजैक्शन को पहचानने का हमने क्लू देखा कि यदि ट्रांजैक्शन में क्लियर ना हो कि वो कैश है या क्रेडिट और पार्टी का नाम गिवन हो, तो फिर उसको अज्यूम करेंगे, आप क्या मानेंगे कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एक लाइन आप यहाँ पे लिखें, नोट में लिखें, यहीं पे नोट लिखें, नोट लिखिए when party name is
given and it is not clear that such transaction made in cash or credit, comma, it is assumed that such transaction made on क्रेडिट। हाँ जी, यदि ट्रांजैक्शन में पार्टी नेम गिवन हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पार्टी नेम इज गिवन एंड इट इज नॉट क्लियर। क्लियर होता तो कोई बात ही नहीं, क्लियर नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैश में या क्रेडिट में, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़े। समझ आई बात? नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लिए सबने ठीक से? ठीक है जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल 4। उसी टाइप का है ये, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश। परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश। पहला क्वेश्चन वही कि ये ट्रांजैक्शन सर कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो पहली झलक देखा, राम पार्टी का नाम है तो पार्टी तो क्रेडिट में होता है, लेकिन अगर वो क्लियर ना हो तो देखिए ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश। तो जब इसने क्लियर कर ही दिया इन कैश, तो बताइए कोई एजम्पशन की जरूरत है यहाँ पे? नो। तो बताइए कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ ये हुआ कैश ट्रांजैक्शन। तो यहां लिखें कि ये है कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। अब अगला सवाल कि सर दो अकाउंट कौन कौन सा? तो एक तो होगा हमारा मशीनरी अकाउंट और दूसरा कौन सा होगा? तो देखिए यहां पे समस्या क्या है कि सर परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश। तो ऐसे सिचुएशन में हमें लग रहा है कि सर एक तो सर मशीनरी, एक राम और एक कैश, तीन ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, तीन अकाउंट खुल सकते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम कहता है केवल दो अकाउंट खुलेगा, ना कम ना ज्यादा। तो लेना तो कोई दो ही अकाउंट है। तो मशीनरी तो आ गया, अब राम और कैश में किसे लिया जाए? तो हमेशा याद रखेंगे कि यदि आपको कैश मिल गया या कैश दे दिए तो पार्टी को याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए पार्टी को। जैसे बड़ा एक सिंपल एग्जांपल में आपको मैं समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली भी क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक जनरल स्टोर्स की दुकान है, पापा आपका वो शॉप कैरी करते हैं। दोपहर में लंच टाइम हुआ तो पापा घर लंच करने गए और ऐसे टाइम में आपको दुकान पे बिठा दिया कि बेटा बैठो जरा हम घर से आते लंच करके। ठीक है जी। उस एक घंटे में आप दुकान पे बैठे रहे, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, कुछ माल आपने बेचा दुकान का। एक घंटे बाद पापा आते हैं तो बोलते हैं अच्छा बेटा बताओ कुछ हुआ है, कुछ बेचा आपने? तो आप बताते हैं हाँ पापा मैंने 5,000 रुपए का सामान बेच दिया। वेरी गुड। आपके तो बिल्कुल कैश या क्रेडिट, बिल्कुल नगद बेचा हमने, ये लीजिए 5,000 रुपए। और फिर आप बताना शुरू करते हो कि वो जो जानकी स्थान में सलमान का है ना,
वो आए थे, वो 3,000 रुपए का सामान ले गए, और एक वैष्णो देवी के पास जो एक आंटी नहीं आती है, सविता आंटी, छोड़ या आपके पापा क्या जवाब देंगे? कोई भी अंकल, कोई भी आंटी ले गए, कोई बात नहीं, पैसे आ गए ना, पैसे आ गए, भूल जाओ पार्टी को। पार्टी को याद रखने की जरूरत नहीं है। पार्टी को कब तक याद रखो? यदि उधार देते हैं हम, तो उधार देते हैं तो याद रखना पड़ेगा, ताकि उससे वसूलना होगा। और एथिक्स ये भी कहता है अगर हमने लिया है तब भी याद रखो, क्योंकि देना होगा। लेकिन अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ तो बताइए, पार्टी को याद रखने की जरूरत है? नो, प्रैक्टिकली भी नहीं। और वही अकाउंट भी सिखाता है कि जब ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो फिर राम को याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसको ले लेना चाहिए? कैश को ले लेना चाहिए। हाँ, यदि उधार हुआ रहता तो हमें राम को याद रखने की जरूरत थी, क्योंकि उसको पैसा देना है, या अगर लेना है तो लेना है। लेकिन कैश हो गया तो भूल जाओ पार्टी को। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, और प्रैक्टिकल दुनिया में भी यही होता है कि देखिएगा कि यदि उधार लेंगे तो रजिस्टर पे नाम लिखेगा कि हाँ, इसको हमने उधार बेचा। आप भी कहीं अपना रिकॉर्ड करेंगे, उसको उतना पैसा चुकाना है। लेकिन जब कैश का लेन देन होगा तो वो भी नहीं लिखेगा, आप भी नहीं लिखोगे। तो इसीलिए याद रखें कि यदि कैश में ट्रांजैक्शन हो तो पार्टी को भूल जाओ। तो आओ लिखो, बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ? कैश अकाउंट। तो यहाँ 3 हमारे पास अकाउंट दिख रहे थे, मशीनरी, राम और कैश, लेकिन चुनना कोई 2 ही को था। तो मशीनरी तो ले लिया, राम और कैश में बताइए हमने किसको चुना? कैश। क्यों? क्योंकि कैश मिल गया या दे दिया तो पार्टी को आप भूल सकते हैं। ठीक, बाकी तो आसान काम है। बताइए, मशीनरी रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट। मशीनरी परचेज हुआ है तो इसलिए डेबिट, और कैश गया है आपका तो इसलिए क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे हैंडल करना, आज हम वो थोड़ा सीख रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 हम ले रहे हैं। देखिए, परचेज मशीनरी, बस इतना ही लिखा, परचेज मशीनरी। तो ध्यान से एक एक एग्जाम्पल अपने कॉपी में देखेंगे कि पहले था हमारा परचेज मशीनरी इन कैश, फिर थोड़ा आगे बढ़ा परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, फिर आगे बढ़ा परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, फिर आगे बढ़ा परचेज मशीनरी फ्रॉम राम इन कैश, और इस बार केवल हो गया परचेज मशीनरी। ऐसे सब ट्रांजैक्शन आपके जब आप क्वेश्चंस करेंगे आगे तो उसमें सारे वैरायटी आपको दिखेंगे। अब इसकी पहचान करना भी हम सिखा रहे हैं कि कैसे पहचाने और इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो फिर यही समस्या कि सर ये ट्रांजैक्शन कैश में या क्रेडिट में, अगर ये पता चल जाए तब तो ठीक है, हम तय कर देंगे कि हाँ, एक तो हमारा पक्की बात है कि मशीनरी अकाउंट होगा, और दूसरा यदि कैश में तो कैश अकाउंट और क्रेडिट है तो पार्टी अकाउंट। लेकिन बताइए ना, पार्टी तो दिख भी नहीं रहा है, तो वहीं से सिग्नल मिल रहा होगा। और अभी मैंने एग्जांपल भी दिखाया कि यदि आपने, फिर सोचो कि अगर परचेज करा है मशीनरी और कैश दे दिया उसको, तो बताओ पार्टी को याद रखने की जरूरत है? नो। उसी बेस पे इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं कि यदि पार्टी का नाम नहीं दिया है तो फिर इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये निश्चित रूप से, बताइए किस बेस पे ट्रांजैक्शन हुआ होगा? कैश में ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो यहां मेंशन करें, बताइए ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? ये होगा कैश ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि पार्टी नेम इज नॉट गिवन। तो फिर क्लियरली एज्यूम कर सकते हैं कि यहां कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आइए, जब ये तय होगा कैश ट्रांजैक्शन, तो बताइए इधर कौन हो जाएंगे? इधर आ जाएंगे कैश अकाउंट। बाकी तो काम आसान है। ये है रियल अकाउंट, ये भी है रियल अकाउंट, और परचेज हुआ है तो ये डेबिट, कैश निश्चित रूप से गया होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट।
ठीक है जी। तो यहां भी एक बात हमने सीखी कि यदि पार्टी नेम इज नॉट गिवन तो फिर एज्यूम कर लीजिएगा सच ट्रांजैक्शन मेड इन कैश। तो लिख लीजिए नोट में, लिखें नोट, लिखें कि व्हेन पार्टी नेम is not given, when party name is not given, comma, it is assumed that such transaction made in cash। अगर पार्टी नेम नहीं दिया है तो फिर पक्की बात है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। तो बताइए, पांचों एग्जाम्पल आपके क्लियर हैं? तो इससे थोड़ा आपको मदद मिलेगी ट्रांजैक्शंस को पहचानने में कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में और क्रेडिट में है, और उसकी आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, यानी किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, वो हमने सीखा। तो यहां ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन वर्सेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। आइए आगे कुछ बात करते हैं। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज फोकस करेंगे, एक वर्ड देखेंगे आज हम लोग फिर। द वर्ड इज गुड्स। देखिए वर्ड हेडिंग डाले गुड्स। अब देखिए वर्ड गुड्स क्या है। अकाउंट्स में इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी हम जो गुड्स का मतलब समझेंगे फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड जो गुड्स यूज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं माल, वो माल वर्ड या गुड्स वर्ड वो किस सेंस में यूज करता है, तो हमेशा ध्यान देंगे। प्रैक्टिकली अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये चीज आप फोकस कर सकते हैं कि गुड्स वर्ड या माल वर्ड जो बोला जाता है कि भाई माल आया क्या, अरे वो माल ले गया, उसको बेच दिया, माल नगद दिया, पैसा दिया। माल गुड्स वर्ड जो यूज होता है बिजनेस में, निश्चित रूप से उस वस्तु के लिए, उस थिंग के लिए यूज होता है जिसका बिजनेस हो रहा है, यानी जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए। दैट इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स नथिंग अ स्पेशल थिंग, कोई स्पेशल चीज नहीं होता। गुड्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका ये मेरा मोबाइल हो सकता है गुड्स, ये हमारा पेन गुड्स हो सकता है, कुछ भी गुड्स हो सकता है। बस फर्क ये है कि यदि उस चीज का हम बिजनेस करते, खरीदते हैं बेचने के लिए, दैट इज गुड्स। लेकिन अगर मैं खरीदता हूं उस चीज को, लेकिन नॉट इंटेंशन फॉर सेल, उसका मेरा बेचने का सेंस नहीं होता, तो इट इज फॉर मी एसेट्स, वो फिर मेरे लिए एसेट्स बन जाता है। और वही अगर आप बेचने के लिए खरीदते हैं तो फिर वो क्या बनता है, वो हमारा गुड्स बनता है। तो दो लाइन लिखेंगे यहां पे, लिखें गुड्स मीन्स द things which are purchased for sale by the business. Goods means the things which are purchased for sale by the business. बिजनेस द्वारा कोई भी थिंग, वस्तु खरीदा गया बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा गुड्स कहलाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग,
तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग माल। तो प्रैक्टिकली कोई भी सामान हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसी हो सकता है, पंखा हो सकता है। जैसे देखिए ना, ये देखिए, जैसे ये हमारे क्लासरूम का फोटो है। इस क्लासरूम में देखिए मैंने यहां एसी लगा रखा है। यहां क्या है? ये एसी लगा हुआ है, ये पंखा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बच्चे चेयर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। 11th का फाइनल टेस्ट का ये पिक है। ये सब क्या है? ये सब इतने सारे चेयर्स हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए ये एसी मेरे लिए क्या है? तो दैट इज फॉर मी एन एसेट्स। ये मेरे लिए एसेट्स है। हमने एसी खरीदा है, बट इसे मैं बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो ये एसी मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये एसेट्स कहलाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये एसी यहां पे भी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहां पे एसी बेचे जाते हैं। तो बताइए इन्होंने भी एसी खरीदा होगा। ये आप देखिए तो यहां पे ये भी बड़े बड़े ये सब इतने सारे एसी लगे हुए हैं। इन्होंने भी एसी खरीदा है, मैंने भी एसी खरीदा। मैंने एसी खरीदा, क्लास में यूज किया, क्लास में लगाया, इसको मैंने सेल नहीं किया और ना ही मेरी सेल करने की कोई इंटेंशन थी। लेकिन इन्होंने एसी खरीदा है, बताइए फॉर सेल। तो सेल जैसे ही करेंगे, बताइए ये क्या हो जाएगा? ये इनके लिए गुड्स हो गया। क्या हो गया? ये गुड्स हो गया। तो कोई भी थिंग, कोई स्पेशल थिंग नहीं होता। अगर आप उसको अपने यूज के लिए खरीदते हैं तो वो असेट्स बन जाता है, और अगर आप उसको सेल के लिए खरीदेंगे तो बताइए वही क्या बन जाता है? वो बन जाता है गुड्स। जैसे आगे देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने अपने क्लास का फोटो दिखाया, फर्नीचर, चेयर सारे बहुत सारे लगे थे। वो चेयर मेरे लिए क्या था? असेट्स था। लेकिन ये एक फर्नीचर की शॉप है। वही चेयर देखिए यहां पे भी रखा हुआ है। बताइए ये जो चेयर है ये एक फर्नीचर शॉप है जो फर्नीचर बेच रहा है। तो बताइए ये फर्नीचर क्या कहलाएगा? ये फर्नीचर निश्चित रूप से गुड्स कहलाएगा। समझ आ रही है बात? तो यदि आप यूज के लिए रखें तो वो आपके एसेट्स में आ जाता है। वही फर्नीचर, वही मशीनरी सब एसेट्स होता है। वही एसी एसेट्स होता है, वही पंखा एसेट्स होता है। लेकिन अगर आप उसको सेल के लिए खरीदते हैं तो वही एसी बताइए क्या बन जाएगा? गुड्स। वही एसी, वही फर्नीचर बताइए क्या बन जाएगा? गुड्स। वही पंखा बताइए क्या बन जाएगा? गुड्स। तो बताइए समझ आ रही है बात कि गुड्स का मतलब ही है नथिंग फॉर स्पेशल। गुड्स का अगर देखें तो मतलब ही होता है कि गुड्स का मतलब ही होता है कि द थिंग विच आर परचेज फॉर सेल बाय द बिजनेस। कोई भी थिंग का मतलब हो गया कोई भी आपकी वस्तु जो परचेज किया गया फॉर सेल, सेल के लिए, दैट इज गुड्स। इज दैट क्लियर? तो आइए अब हम इसकी चर्चा, गुड्स को स्पेशली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे का कुछ रीजन है। आइए मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अकाउंटिंग में जो आपका गुड्स अकाउंट होता है वो गुड्स अकाउंट के कुछ अलग अलग नामकरण कर दिए गए हैं एज पर सिचुएशन। गुड्स तेरे कई नाम, भगवान तेरे कई नाम, वैसे गुड्स तेरे कई नाम। कि जो गुड्स अकाउंट बनता है, ध्यान रखें, कहता व्हेन परचेज्ड, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा फिर वो बनता है गुड्स अकाउंट ना बन के वो क्या बनेगा? वो परचेज अकाउंट कहलाता है। गुड्स को हम क्या बोलेंगे फिर? जब परचेज सिचुएशन है
तो गुड्स को हम लोग परचेज अकाउंट बोलेंगे। पहले नोट कर लीजिए, इसको एग्जांपल वाइज भी समझाएंगे। व्हेन सोल्ड, जब गुड्स बिकता है तो उसे हम लोग सेल्स अकाउंट कहते हैं। आगे लिखें, व्हेन परचेज रिटर्न, कई बार हम जो खरीदते हैं कुछ ना पसंद आए या डिफेक्टिव हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर हम उसको वापस भी करते हैं। तो खरीदा हुआ गुड्स अगर आप वापस करते हैं तो उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो फिर उसे गुड्स अकाउंट ना बोलकर हम परचेज रिटर्न अकाउंट बोलते हैं। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन, ठीक इसका उल्टा, व्हेन सेल्स रिटर्न हुआ, यानी हमने कोई माल बेचा और वापसी आ गई, जैसे डिफेक्टिव हुआ तो हमने वापस किया तो वापस आ भी सकता है, तो वापस आया तो उसी को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो इसे बोला जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी। और ये गुड्स अकाउंट वर्ड आपका रिडेंडेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सर इसका क्या मतलब है, तो पहले नोट कर लीजिए, फिर अभी बताते हैं। गुड्स अकाउंट जब परचेज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट। जब सेल होगा तो सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बोला जाएगा। सर क्या स्पेशलिटी है इसकी, तो आइए जरा देखेंगे। आइए, जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये फिर एग्जांपल 1 शुरू होगा। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए, आपने अभी तक जो सीखा है, अगर मैं इसको बोलूं कि 2 अकाउंट बना के इसका डेबिट क्रेडिट कीजिए, तो बताइए आप क्या करेंगे। रुक जाइएगा, भी नोटिंग मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आप इसके लिए, जैसे यहीं पे पहले क्या होता था, जैसे मान लो यहीं पे मैं फर्नीचर लिख दिया, पहले होता था ना, आज ही मैं मशीनरी लिख रहा हूं, तो परचेज फर्नीचर इन कैश, तो आप क्या लिखते थे, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। उसी तरह से लिखा है परचेज गुड्स इन कैश, तो उसी के अकॉर्डिंग बताइए, तो यहाँ फर्नीचर की जगह यहाँ क्या उठा लेना चाहिए, हमें वर्ड गुड्स लिख लेना चाहिए, गुड्स अकाउंट, और इधर कैश अकाउंट। हाँ जी, अभी तक जो सिस्टम सीखा उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। तो यहीं पे देखिए कहता है, जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखे तो मेन वर्क काम ही होता है, विच इज वेरी रिपीटेटिव, कि गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना। तो कई बार गुड्स खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, वापस होगा, वापस आएगा, ये बहुत बार रिपीटेटिव होता है। और जब आप गुड्स खरीदेंगे तब भी गुड्स अकाउंट लिखेंगे, जब गुड्स बेचेंगे तब भी गुड्स अकाउंट लिखेंगे। जैसे कि हम फर्नीचर परचेज किए तब भी फर्नीचर अकाउंट वर्ड यूज किए, और जब फर्नीचर सेल किए तब भी फर्नीचर अकाउंट वर्ड यूज किए। ठीक उसी तरह से यहाँ जब परचेज होगा तब भी गुड्स अकाउंट, और जब सेल होगा, जैसे मैं एग्जांपल 2 बना ही दूं, यहाँ पे एग्जांपल 2 अगर मैं लिखूं सोल्ड गुड्स इन कैश, तो बताइए फिर गुड्स जब बिकेगा तो ऐसे सिचुएशन में बताइए, फिर आप गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। फर्क बस ये होगा कि आपका यहां गुड्स अकाउंट परचेज हुआ है, आया होगा, तो ये डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे चूंकि सोल्ड हुआ गुड्स और कैश आपका, इसका मतलब माल बेच के कैश मिला होगा, तो गुड्स बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, गया
तो क्रेडिट और कैश डेबिट। हाँ जी, यही फर्क होगा। लेकिन बताइए, दोनों जगह वर्ड गुड्स अकाउंट तो यूज हो रहा है ना, तो ऐसे में प्रैक्टिकली अब गुड्स, ये परचेज वाला में भी गुड्स अकाउंट बोला, सेल वाला में भी गुड्स अकाउंट बोला, तो कई कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। इस कारण से हम लोग इसका अलग अलग नामकरण किए कि इसे अब हम गुड्स अकाउंट ना बोलकर, ध्यान दीजिएगा, ये गुड्स अकाउंट नहीं होगा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब परचेज हो रहा है। ठीक उसी तरह जब सोल्ड हुआ तो अब गुड्स अकाउंट ना लिख करके हम यहां क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। यही चीज मैं बता रहा था कि देखिए, गुड्स अकाउंट तेरे कई नाम, जब परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट बना, सोल्ड हुआ तो सेल्स, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। नॉर्मली हर जगह गुड्स वर्ड यूज होता, लेकिन गुड्स अकाउंट ना लिखकर हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट ये वर्ड यूज करेंगे। बताइए, समझ आ रही है ये बात? सर, तो फर्नीचर जब हम खरीदे या बेचे तो उस समय कंफ्यूजन नहीं हुआ क्या? उसमें क्यों नहीं किया ऐसा काम? तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं मान लीजिए कि मैंने क्लासरूम में एसी लगाई, दैट इज या मैंने चेयर लगाया क्लास में, दैट इज फर्नीचर। क्लास में मैंने इतने सारे चेयर लगाए, फर्नीचर खरीदा। बताइए, एक बार हमने वो फर्नीचर खरीद लिया, अब मुझे इस फर्नीचर को बेचने की कब जरूरत पड़ेगी? सर, सालों लग जाएंगे, और मैं तो चाहूंगी कभी बेचना ही ना पड़े, एकदम सही सलामत रहे। टूट फूट जाएगा या कोई दिक्कत होगी तब जाके सोचेंगे बेचने की, वैसे क्या जरूरत है? तो नॉर्मली कोई एसेट्स को, बताइए एसी लगा दिया, मुझे उसको बेचने की क्या जरूरत है? रेयरली कभी सेल होगा, 10 साल 15 साल में खराब हो गया, चेंज करना हो वगैरह वगैरह, उस सिचुएशन में नहीं, तो नॉर्मली इट इज नॉट रिपीटेटिव। लेकिन बताइए, वही फर्नीचर शॉप वाला जो चेयर लाता है, वो लाया नहीं कि उसको बेचने की पड़ी है, फिर बेचेगा, फिर खरीदेगा, फिर बेचेगा, फिर खरीदेगा। बताइए, साल के दिन में कई बार ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, तो बताइए कितनी बार रिपीटेटिव होगा वो? उसी ढंग से एसी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, बार बार खरीदेगा, बार बार बेचेगा। तो किसी भी बिजनेस का जो गुड्स है उसका ट्रांजेक्शन बहुत रिपीट होता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए अपने अकाउंटिंग में कि परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ओनली सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में। और बताइए, गुड्स क्लियर है ना कि गुड्स किसे बोलेंगे? वो किसी बिजनेस का चेयर हो सकता है, किसी बिजनेस का एसी हो सकता है, किसी बिजनेस का पेन हो सकता है, डिपेंड ऑन द बिजनेस। और सिर्फ गुड्स के लिए कहता है कि जब परचेज करना तो परचेज अकाउंट, जब सेल करना तो सेल्स अकाउंट, जब परचेज रिटर्न करना तो उसको गुड्स अकाउंट नहीं, उसको परचेज रिटर्न अकाउंट बोलना, और जब सेल्स रिटर्न हो तो उसको गुड्स अकाउंट नहीं, उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट बोलना, बाकी किसी और एसेट्स में नहीं। और फिर कहेंगे सर गुड्स, हमेशा गुड्स पहचानिएगा कि गुड्स कोई स्पेशल थिंग नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसका बिजनेस करते तो वो आपके लिए गुड्स है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिएगा, अभी मैं कभी भी अपने चेयर को, फर्नीचर को गुड्स नहीं बोल सकता, लेकिन फर्नीचर शॉप वाला अपने फर्नीचर को हमेशा गुड्स ही बोलेगा। होता है या नहीं ये बात? तो गुड्स हमेशा याद रखें। जिस बिजनेस का आपका अगर देखें तो मेन वो परचेज करता है सेल करने के लिए, तो वही उसका गुड्स होता है। और जब गुड्स का हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर उसमें अकाउंटिंग में नामकरण किया गया कि जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट ना लिखकर परचेज अकाउंट, सेल करेंगे तो गुड्स अकाउंट ना लिखकर सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखा जाएगा। बताइए, समझ आ रहा है? तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, परचेज रिटर्न फ्रॉम महेश, परचेज रिटर्न फ्रॉम महेश। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, क्या परचेज रिटर्न हुआ ये तो बता ही नहीं रहा, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ बोल दे परचेज फ्रॉम महेश तो कुछ नहीं, इसका मतलब गुड्स ही है। बिजनेस का मेन चीज खरीदना क्या है, गुड्स ही होता है। तो फिर कोई सामान का नाम ना दिया हो तो समझ जाइएगा कि गुड्स की ही बात हो रही है। समझ आई बात? तो यहाँ किस चीज की बात हो रही होगी? निश्चित रूप से गुड्स की बात हो रही होगी।
तो आइए 2 अकाउंट खोले। तो बताइए एक अकाउंट तय है, क्या लेना चाहिए हमें, गुड्स की चूंकि बात है इसमें, तो इसलिए परचेज रिटर्न। और दूसरी तरफ बताइए क्या लें, ओहो अब इसमें एक और समस्या, कैसे क्रेडिट कुछ नहीं, तो अभी सीखा हमने कि पार्टी नेम इज गिवन and it is not clear whether transaction made on cash or credit, तो assume that, बताओ क्या assume करोगे, such transaction made on credit, और credit में बताइए क्या किया जाता है, पार्टी का नाम लिखा जाता है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि जो सीखा हमने आगे आप किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज होता रहेगा। तो यहाँ वो बात आपका क्लियर है कि ये सर पार्टी नेम इज गिवन और कैश या क्रेडिट क्लियर नहीं किया तो क्रेडिट मानेंगे, और क्रेडिट मानेंगे तो बताइए क्या करें, पार्टी का नाम लिखेंगे। इसका मतलब यहां लिखा जाएगा महेश अकाउंट। आई बात समझ में। अगला सवाल, सर ये कौन सा अकाउंट है, तो याद रखें परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जो तीनों नाम हैं, आइए देखिए जरा, ये जो आपके 3 के 4 नाम है, ये चारों ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके चारों नाम जो हैं, ये चारों नाम नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जब परचेज करते हैं तो खर्च होता है और सेल करते हैं तो इनकम होता है। बताइए ना जी, आपके परचेज और सेल इनकम और एक्सपेंसेस को ही तो रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस की इनकम बताइए सेल होने से ही होती है, इसलिए परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चारों किस नाम से जाने जाएंगे, सॉरी कौन से अकाउंट में कवर होंगे, ये नॉमिनल अकाउंट में कवर होंगे। ठीक है जी, तो इसे नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। आइए आगे बढ़ें। तो उसी तरह से हमारा ये परचेज रिटर्न है, बताइए कौन सा अकाउंट होगा, ये नॉमिनल अकाउंट, और महेश तो निश्चित रूप से पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब बताइए कौन डेबिट कौन क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न हुआ होगा, बताइए गुड्स आया होगा कि गया होगा, तो व्हेन यू परचेज गुड्स कमिंग, गुड्स आया होगा, लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो गुड्स तो जा रहा है। बताइए परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, और परचेज रिटर्न यानी परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स निश्चित रूप से जाएगा। और बताइए पाने वाला कौन होगा, पाने वाला रिसीवर महेश होगा, इसलिए महेश हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज से ठीक उल्टा रिश्ता होता है परचेज रिटर्न का, सेल से ठीक उल्टा रिश्ता होता है सेल्स रिटर्न का। और लॉजिकली भी सोचिएगा, जब आप परचेज करते हैं तो गुड्स आता है, जब आप सेल करते हैं तो गुड्स जाता है, और परचेज रिटर्न किया तो आया हुआ गुड्स वापस गया, और सेल्स रिटर्न किया तो गया हुआ गुड्स वापस आया। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका। तो चलिए आज हम यही रुकते हैं और इसी बेस पे कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं। तो आइए लिखें जरा होमवर्क। सेम उसी ढंग का क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूं। डिटरमाइन द डेबिट एंड क्रेडिट of following transactions. Determine the debit and credit of following transactions. Number 1, लिखें purchase goods from Ram in cash. Number 2, purchase goods from Sohan. Number 3, sold goods to Rakesh.
नंबर 4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। नंबर 5 कैश पेड टू सोहन। नंबर 6 sold goods in cash। Number 7 purchase computer from Rahul। And the lastly number 8 salary paid to सुधीर। बस ये 8 ट्रांजैक्शंस हैं। इस 8 ट्रांजैक्शन का आपको वैसे ही डेबिट और क्रेडिट करके आना है जैसे लास्ट क्लास किए हैं, वैसे ही आपको होमवर्क में असाइनमेंट में डाल देना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में सभी ने बुक ले लिया होगा तो प्लीज जरा बुक लेके बैठेंगे। हो सकता है कि कहीं बुक की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास बुक भी रखेंगे अपने पास में। और ये ट्रांजैक्शंस का आपने डेबिट क्रेडिट तय कर लेना है। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, फर्दर डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।